हेलो मेरे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खूब मेहनत से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10 प्रश्नावली 7.2 के बारे में। इससे पहले हमने प्रश्नावली 7.1 के सभी प्रश्नों को हल किया था और ये हमारा अध्याय चल रहा है 7, जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, इसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं विभाजन सूत्र के बारे में। ये विभाजन सूत्र हम लोग पढ़ेंगे कि विभाजन कितने प्रकार से होता है। फिलहाल हमारे सिलेबस में अब समझिए विभाजन सूत्र के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। क्या है विभाजन सूत्र, अब समझिएगा विभाजन सूत्र के बारे में। तो प्यारे बच्चों, अगर बात करें विभाजन सूत्र की, तो विभाजन सूत्र जो हमारे पास होता है वो विभाजन किस प्रकार का होता है। केवल हम लोग फार्मूला देखेंगे। इसका निर्माण जो है प्यारे बच्चों, इसका निर्माण हम लोग अपने ऐप पे कराते हैं। तो अगर कोई भी चीज़ है एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ कि क्या है हमारे पास विभाजन सूत्र। तो विभाजन सूत्र के बारे में हम लोग सीखते हैं। सबसे पहले क्या है कि यदि कोई रेखा है हमारे पास, जैसे मान लीजिए ये हमारे पास तल है एक्स एक्स डैश, ये निर्देशांक तल या इसको कार्तीय तल या एक्स वाई तल भी कहते हैं, जिसमें दो रेखाएं होती हैं, एक क्षैतिज और एक ऊर्ध्वाधर, एक दूसरे को जिस बिंदु पे काटती है इसको कहते हैं मूल। ठीक है, अब ये हमारे पास एक तल है, तल में एक रेखा है, तल में दो बिंदुओं को मिलाने वाली एक रेखा है, इसका नाम है पी क्यू। ये पी है, ये क्यू है। इसके निर्देशांक मान लीजिए x1 y1 है और इसके निर्देशांक हमारे कितने हैं x2 y2। ठीक है, ये विभाजन सूत्र की हम लोग तैयारी कर रहे हैं। कैसे विभाजन सूत्र हम लोग पढ़ेंगे, कितने प्रकार का विभाजन है। विभाजन दो प्रकार से होता है। यदि दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा पर एक बिंदु यदि इसके अंदर स्थित है, यानी कि इस रेखा के बीच में स्थित है और वो इस रेखा को मान लीजिए ये बिंदु R है। ठीक है, ये इस बिंदु को M1 अनुपात M2 में अंतः विभाजित करे, तो इस बिंदु R के निर्देशांक कैसे ज्ञात किए जाएंगे। इसको हम लोग बोलते हैं अंतः विभाजन। यानी कि अगर दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के बीच में कहीं पर भी अगर कोई बिंदु स्थित है तो उस रेखा को M1 अनुपात M2 में अगर बांट रहा है तो इस प्रकार का जो विभाजन हो जाता है उसको बोलते हैं अंतः विभाजन। क्या बोलते हैं उसको, अंतः विभाजन। तो हमने मान लिया जैसे पहला हमारा जो विभाजन का सूत्र है ये है अंतः विभाजन का। इसका है अंतः विभाजन। ठीक है, अंतः विभाजन क्या होता है अंतः विभाजन, अब समझिए। मान लीजिए दो बिंदुओं कौन कौन से, एक बिंदु P जिसके निर्देशांक है x1 y1 और Q x2 y2 को मिलाने वाली रेखा पर एक बिंदु R, इसके निर्देशांक है x, y। इसके निर्देशांक कितने हैं x, y। x, y M1 अनुपात M2 में रेखा PQ को अंतः विभाजित कर रहा है, अंतः विभाजित कर रहा है। फिर से देखिए, माना दो बिंदु P और Q को मिलाने वाली रेखा पर एक बिंदु R M1 अनुपात M2 में रेखा PQ को अंतः विभाजित कर रहा है, तब बिंदु R के जो निर्देशांक हैं वो हमें निकालना है। यानी कि बिंदु R के निर्देशांक क्या होंगे, अब हम लोग लिखेंगे बिंदु R के निर्देशांक। बिंदु कैपिटल R के जो निर्देशांक होंगे वो क्या होंगे, इसके निर्देशांक हमें लिखना है। निर्देशांक बराबर हो जाएगा M1 H2 प्लस M2 X1 बटे M1 प्लस M2 कामा M2 बाई M1/2 प्लस M2/1 बटे M1 प्लस M2। ठीक है, अगर कोई रेखा
जैसे अगर कोई रेखा है, इसके बिंदु के निर्देशांक ए और बी है, सिरों के निर्देशांक x1 y1 है और ये x2 y2 है। इसको रेखा को कोई बिंदु अगर मान लो इसके बीच में है, कोई r है, p है, कुछ भी है, अनुपात में विभाजित कर रहा है m1 अनुपात m2, तो समझ लीजिए अगर किसी भी रेखा पर m1 अनुपात m2 में अंतर विभाजित कर रहा है तो हमारे पास ये फार्मूला लगेगा। ठीक है, बीच से अगर कोई विभाजित कर रहा है तो उसको कहते हैं अंतर विभाजन। तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट है इसका। तो यही हमने ये बिंदु लिया था, P और Q दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा पर एक बिंदु R इस प्रकार स्थित है कि वह m1 अनुपात m2 में अंतर विभाजित कर रहा है। तो R के जो निर्देशांक होंगे वो किस फार्मूले से ज्ञात किए जाएंगे, m1 h2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2 कामा m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। ये हमारे पास जो फार्मूला है ये अंतर विभाजन का है। ठीक है, अब अगर इसके विपरीत बात करें बाह्यता विभाजन की, याद रखना है कि बाह्यता विभाजन क्या होता है। अगर बात करें बाह्यता विभाजन, बाह्यता विभाजन क्या होता है, अंतर विभाजन क्या होता है, इसमें थोड़ा आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। ठीक है, अगर मान लो कोई चतुर्थांश, तो आप लोगों ने पढ़ाई है, यही अभी हम लोग निर्देशांक ज्यामिति पढ़ रहे हैं, तो इसमें कार्तीय तल पढ़ाई है अभी आपने। कार्तीय तल क्या होता है, एक्स वाई तल क्या होता है, तो ये एक्स एक्स डैश रेखा है, ये है वाई वाई डैश, और जहाँ पे काटती है इसको कहते हैं मूल बिंदु। ठीक है, अब फिर से अगर कोई दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा है, मान लीजिए एक बिंदु है P, एक बिंदु है Q, इसके निर्देशांक x1 कामा y1 है, इसके निर्देशांक x2 कामा y2 है। अब ये PQ रेखा को एक बिंदु R जो है अगर बाहर से बाह्यता विभाजित कर रहा है, ये R जो है x1 कामा x2, इसके निर्देशांक है R, इसके निर्देशांक है x कामा y, और ये PQ रेखाखंड को m1 अनुपात m2 में बाह्यता विभाजित कर रहा है। बाह्यता मतलब P1 से इस बिंदु R की जो दूरी है वो m1 है और Q से इस बिंदु R की जो दूरी है वो m2 है। ये इसको कौन सा विभाजित कर रहा है, बाह्यता विभाजित कर रहा है। तब हम बिंदु R के निर्देशांक कैसे निकालते हैं, अब उसके सूत्र को जरा देख लेते हैं। तो जो है एक ही चीज, ठीक है, अंतर बाह्यता, बाह्यता का मतलब ये हो जाता है केवल माइनस आएगा जहां पर प्लस आ रहा था, और सब वही है। तो बाह्यता विभाजन भी हमें पता होना चाहिए। एनसीईआरटी में जो हमारे क्वेश्चन है वो सब अंतर विभाजन पर आधारित है और मध्य बिंदु पर आधारित है। इसके अलावा कोई नया फार्मूला नहीं है। बाह्यता विभाजन पता होना चाहिए कि हमारे पास विभाजन दो प्रकार से होता है। अगर दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, अगर दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के बीच में अगर कोई बिंदु अगर उसे विभाजित कर रहा है किसी अनुपात में, तो वो अंतर विभाजित कहलाता है। अगर बिंदु जो है इन दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के बाहर से अगर रेखा को विभाजित कर रहा है तो ये बाह्यता विभाजन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, बाह्यता विभाजन। ठीक है, लेकिन हमारे एनसीईआरटी बुक में केवल अंतर विभाजन है, लेकिन अदर जो आप प्रैक्टिस करेंगे तो क्वेश्चन कभी कभी देखने को मिल जाते हैं बाह्यता विभाजन क्या होता है, वो मैं लिखवा दे रहा हूँ। ठीक है, अगर बाह्यता विभाजन कर रहा है तो बिंदु R के जो निर्देशांक होंगे, इसके लिए फार्मूला मैं बता दे रहा हूँ। बिंदु R के जो निर्देशांक अगर हमसे आप पूछा जाए बिंदु R के निर्देशांक, तो इसके लिए कोई अलग से फार्मूला नहीं है, वही है, केवल जहाँ पे प्लस है वहां पे माइनस हो जाएगा। क्या था पीछे वाला, ये था m1 x2, यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो जाएगा m2 x1 बटे m1 माइनस m2 कामा m1 y2 माइनस m2 y1 बटे m1 माइनस m2, केवल यही है। तो अगर बात करें तो हमारे पास फार्मूला हो जाएगा m1 y2 माइनस m2 y1 बटे m1 माइनस m2 कामा m1 सॉरी फार्मूला हो जाएगा m1 h2 माइनस m2 x1 बटे m1 माइनस m2, फिर कॉमा ये हो जाएगा m1 y2 माइनस m2 y1 बटे m1 माइनस m2। ठीक है, ये इसका नॉर्मल सा फार्मूला है अगर बिंदु बाह्यता विभाजित कर रहा है। फिर अगला फार्मूला क्या होता है, मध्य बिंदु के निर्देशांक। तीसरा जो है मध्य बिंदु के निर्देशांक। ये विभाजन सूत्र में तीसरा जो है मध्य बिंदु, ये भी बहुत फेमस है। मध्य बिंदु के निर्देशांक अगर इसकी बात करें तो मध्य बिंदु के निर्देशांक हम लोग कैसे निकालते हैं, इस पे थोड़ा चर्चा कर लेते हैं।
अगर आपसे मध्य बिंदु के निर्देशांक पूछे, जैसे दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड, एक बिंदु है P, इसके निर्देशांक है x1, y1, दूसरा बिंदु है Q, इसके निर्देशांक है x2, y2, तो एक बिंदु बीचों बीच में अगर मध्य बिंदु पर काट रहा है, मध्य बिंदु पर काट रहा है, तो इस मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, जैसे इधर भी एक हिस्सा, इधर भी ये हिस्सा, m1 का काम भी ये कर रहा है, m2 का काम भी ये कर रहा है, तो फार्मूला वहीं से बन जाता है। तो अगर आपसे पूछे मध्य बिंदु r के जो निर्देशांक होंगे, मध्य बिंदु r के जो निर्देशांक होंगे, मध्य बिंदु r के निर्देशांक क्या होंगे, वही फार्मूला हो जाएगा। मध्य बिंदु r के निर्देशांक m1 की जगह 1 रखोगे तो आ जाएगा 1 गुणा x2 प्लस m2 की जगह पे 1 रखोगे 1 गुणा x1, तो कुल मिला के ये फार्मूला बन जाता है x1 प्लस x2 बटे 1 प्लस से क्या हो जाएगा 2, y1 प्लस y2 बटे 1 प्लस 1 हमारा हो जाएगा 2। ठीक है, ये हमारे पास जो फार्मूला होगा मध्य बिंदु r के निर्देशांक होंगे। अगर दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड के बीचों बीच में एक बिंदु r है, तो इसके निर्देशांक ज्ञात करने का ये फार्मूला हो जाएगा x1 प्लस x2 बटे 2, y1 प्लस y2 बटे 2। तो ज्यादातर फार्मूले एक ये फार्मूला हमारे पास अप्लाई होगा ज्यादा एक्सरसाइज में, और एक ये पहला होगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो अंतर विभाजन करने वाले बिंदु के निर्देशांक क्या है, r के m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2, m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस y2। ठीक है, तो m1 प्लस m2। अब अगर बात करें, हमारे पास ये इसका निगमन था, अगर आप अपने आप से देखोगे तब भी हो जाएगा, नहीं तो फिर अगर आपको अलग से देखना है तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, फिर अगर बात करें इसके आगे, तो ये उदाहरण है, उदाहरण हमारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन से बिल्कुल सेम है, मैं लिखाता रहूंगा, अगर जिसको भी ना समझ में आए तो आप लोग कमेंट कर दीजिए, बता दीजिए। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे केवल एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं यहाँ पे। अब आप देखिए प्रश्नावली हमारे, अब हम लोग प्रश्नावली 7.2 के प्रश्नों को हल करेंगे, जिसमें हमारा पहला प्रश्न है, कह रहा उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1, 7 और 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, हमसे बिंदु के निर्देशांक पूछा है, कह रहा उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं, कौन कौन से बिंदु है, एक को हम मान लेते हैं a जिसके निर्देशांक है -1, 7, एक को मान लेते हैं b जिसके निर्देशांक है 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करता है। काफी बच्चों के दिमाग में आता है कि कौन सा विभाजन है, अंता है या बाह्यता। तो प्यारे बच्चों, अगर बात करें अंता बाह्यता कैसे पहचानोगे, अगर जब तक शब्द बाह्यता विभाजन ना लगे तब तक समझ लीजिए अंतर विभाजन ही होगा। ठीक है, जो पहला फार्मूला लिखा है, क्योंकि हमारे एनसीईआरटी में सब अंतर विभाजन पे ही आधारित है। बाह्यता जब तक शब्द ना लगे तब तक अंतर विभाजन का ही फार्मूला लगाते हैं। तो अब आप देखिए, मान लीजिए एक बिंदु P है, मान लीजिए एक बिंदु P है और इसके निर्देशांक हमें निकालना है, जबकि यह a और b को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करता है। तो इधर वाला हिस्सा 2 है, आगे वाला हिस्सा क्या है 3, और ये हमारे पास जो एक्सरसाइज है वो 7.2 है, यानी कि प्रश्नावली 7.2 प्रश्न संख्या 1 है। तो हमने मान लिया, माना बिंदु A जो है, माना बिंदु A -1, 7, ठीक है, बिंदु A बराबर -1, 7, और बिंदु जो B है, B जो है उसके निर्देशांक कितने हैं 4, -3। ठीक है, अब समझिए, हमने ये मान लिया, माना बिंदु P A और B को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करता है। अब हमने मान लिया, माना बिंदु P का मतलब x, y जो हमें निकालना है, AB रेखाखंड को, AB रेखाखंड का मतलब A और B को मिलाने वाले रेखाखंड, AB रेखाखंड को 2:3 में क्या करता है बेटा, विभाजित करता है, 2:3 में विभाजित करता है। ये हमने मान लिया कि एक बिंदु P x, y है, AB रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करता है, तब बिंदु P के जो निर्देशांक होंगे, यानी कि बिंदु P के जो निर्देशांक होंगे, बिंदु P के निर्देशांक
निर्देशांक बराबर फार्मूला क्या हमने पढ़ा है, ये फार्मूला है m1x2 प्लस m2x1 बटे m1 प्लस m2, ठीक है। फिर है गामा m1/2 प्लस m2/1 बटे m1 प्लस m2, ये हमारे पास है फार्मूला दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड पर स्थित किसी भी बिंदु के निर्देशांक निकालना जबकि हमें अनुपात दिया गया हो तब, ठीक है। अब समझिए यहाँ पे m1 कितना है, तो ये वाला जो पॉइंट है ये m1 है, ये वाला जो पॉइंट है ये m2 है, और यहाँ पे ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, और ये क्या है y2। नॉर्मल सा प्रश्न है, अगर इस प्रश्न की बात करें तो हम देखते हैं इसको हल हम लोग किस हिसाब से करते हैं, तो समझ देखिएगा नॉर्मल सा प्रश्न है, कैसे हम लोग हल करेंगे समझिए। इसको थोड़ा एडजस्ट कर देते हैं, यहाँ पे एडजस्ट करें, ठीक है। अब अगर बात करें यहाँ पे प्रश्न की, तो आप समझते हैं बिंदु P के निर्देशांक निकालना। m1 हमारे पास कितना है 2, x2 कितना है, x2 है हमारे पास 4 प्लस m2 कितना है 3 और x1 कितना है -1, ये भी जरा समझते रहिए, -1 बटे m1 है 2 प्लस m2 है 3 कॉमा m1 कितना है 2 और y2 कितना है हमारे पास -3 प्लस m2 हमारे पास है 3 और y1 कितना है 7 बटे में हमारे पास m1 प्लस m2 है 2 प्लस 3। फिर इसके बाद ये क्या हो जाएगा 2 चौको 8 प्लस माइनस माइनस 3 एकम 3 बटे 2 और 3 हो जाएगा 5 कामा 2 तिया 6 प्लस 7 तिया 21 बटे 2 और 3 हो जाएगा 5। फिर 8 में से 3 गया जो हो गया 5 बटे में 5 कामा 21 में से 6 जाएगा 15 बटे 5। अब ये हमारे पास क्या हो गया 5 एकम 5 5 एकम 5 5 तिया 15। अगर बात करें बिंदु P के निर्देशांक ये हो गया 1 कामा 3। यही इस प्रश्न का हमारे पास क्या हो जाएगा, ठीक है। नॉर्मल सा प्रश्न है, काफी आसान सा, बेहद आसानी से करेंगे। तो अगर किसी बच्चे का कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा और पूछिएगा कि सर हमें ये यहाँ पे क्वेश्चन में दिक्कत है, ठीक है। नहीं तो नॉर्मल सा प्रश्न है। अब इसके आगे बढ़ते हैं, अब इसके आगे बढ़ेंगे। ये भी क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है। कह रहा है बिंदुओं 4 कामा -1 और 2 -2 कामा -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक। तो समत्रिभाजित का मतलब है समान 3 भागों में बांटने वाले बिंदुओं के निर्देशांक में निकालना है। तो हमारे पास यहाँ पे देखा है दो बिंदु, एक को फिर से मान लीजिए एक, ये है 4 कामा -1, एक को मान लीजिए बी, इसका मतलब है -2 कामा -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित, तो समान 3 भागों में बांटने के लिए बीच में दो बिंदु होंगे, एक को मान लीजिए P, एक को मान लीजिए Q। तो हमें P और Q के निर्देशांक क्या करने हैं। जैसे समान अगर भागों में बांटे तो प्रत्येक टुकड़े को समान मान लीजिए, ये 1 मान लीजिए, ये 1 मान लीजिए और ये 1 मान लीजिए, ठीक है। क्यों हमने 1 माना वो भी आगे बताएंगे। समान 4 भागों में बांटे तब भी हम 1 मान के ही करेंगे, सवाल जैसे आसान हो जाए। त्रिभाजित करे, चतुर्भाजित करे, पंचभाजित करे, कितना भी अगर भागों बांटे उससे मतलब नहीं है, जितने भी भागों बांटे, जैसे 3 भागों में बांटे तो बीच में 2 बिंदु होंगे, 4 भागों में बांटे तो बीच में 3 बिंदु होंगे, 5 भागों में बांटे तो बीच में 4 बिंदु होंगे। तो हमें उनके ही निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो हमें ये क्या हमने मान लिया, संख्या 2 में माना बिंदुओं, तो बिंदु का नाम लेके रखा था जिसमें हमने मान लिया बिंदुओं। बिंदुओं कौन कौन से हैं, एक तो ये 4 कामा -1, इसको हमने ए मान लिया, ये है 4 कामा -1, और दूसरा हमारे पास क्या है, इसको हमने मान लिया बी, बी का मतलब -2 कामा -3, ठीक है। को मिलाने वाले रेखाखंड को मिलाने वाले रेखाखंड को मिलाने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदु, समत्रिभाजित करने वाले बिंदु, समत्रिभाजित करने वाले जो बिंदु हैं
करने वाले बिंदु P तथा Q है, P तथा Q है। इसको समत्रिभाजित करने वाले बिंदु कौन कौन से हैं? एक P तथा Q है, ठीक है। P और Q इसको समत्रिभाजित कर रहे हैं, समत्रिभाजित करने वाले बिंदु P और Q है। अब बारी बारी से हम मान निकालेंगे, पहले हम लोग P के मान निकालेंगे, फिर हम लोग Q के मान निकालेंगे, ठीक है। तो जरा ध्यान से समझिए, ये तो अभी मैंने केवल इसकी लैंग्वेज लिखी है कि समत्रिभाजित करने वाले बिंदु एक P है और एक Q है। कहानी तो अभी इसके आगे है, क्या कहानी है वो समझिएगा। कहानी ये है कि ये हमारे पास ए बी रेखाखंड है। पहले पी के लिए हम लोग हल करेंगे। ए बी रेखाखंड है, ए के निर्देशांक कितने थे? 4, -1 और बी के निर्देशांक कितने हैं? -2, -3। अब अगर पी के निर्देशांक अगर आपको निकालने हैं बिंदु पी के, तो ये देखिए चित्र में कि बिंदु पी जो है वो ए बी रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित कर रहा है? इधर कितने हिस्से हैं? इधर ये है 1, इधर 1 और 1 2 हिस्सा है। तो अगर बिंदु P की बात करें तो बिंदु P ए बी रेखाखंड को 1:2 के अनुपात में विभाजित करेगा। इधर हिस्सा 1 हो जाएगा, इधर 1 और 1 2। तो अगर बात करें, चूंकि बिंदु P कामा ए बी रेखाखंड को 1:2 में विभाजित करता है, 1:2 में क्या करता है? विभाजित करता है, तब P के निर्देशांक, बिंदु P के निर्देशांक क्या होंगे? बिंदु P के जो निर्देशांक होंगे, फिर वही फार्मूला m1x2 + m2x1, यही फार्मूला लगाएंगे। m1x2 + m2x1 बटे m1 + m2 कामा m1/2 + m2/1 m1, यहाँ पे हो जाएगा m1/2 + m2/1 बटे m1 + m2, ठीक है। यही फार्मूला हो जाएगा। नॉर्मल सी चीजें हैं इसमें, अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो ये नॉर्मल से है, ठीक है। तो अब देखिएगा इसमें क्या है, पी के निर्देशांक हम लोग निकाल रहे हैं, तो अब जरा ध्यान से समझिएगा। फिर यहाँ पे बात करें, m1 हमारे पास कितना है? तो यहाँ पे जो 1 है ये m1 का काम करेगा और 2 जो है वो m2 का काम करेगा। 4x1 और -1 y1 का काम करेगा, ये x2 और y2 का काम करेगा, ठीक है। तो केवल फार्मूले में मान रखूंगा और कुछ नहीं। तो ये समझ में आ रहा होगा प्यारे बच्चों। अगर किसी का कहीं पे भी कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो। m1 की जगह पे कितना है? 1 गुणा m2 की जगह पे m1 x2 है, तो x2 की जगह पे कितना है? -2। ये चिन्ह सहित आप लोग जरा ध्यान से समझिएगा, x2 की जगह पे -2 प्लस m1 की जगह पे है 2, m1 की जगह पे +2 गुणा x1, m2 की जगह पे +2 हो गया, x1 कितना है? 4 बटे में m1 + m2, मतलब m1 का मान है 1 + m2 का मान है 2, कॉमा फिर हमारे पास है m1 + 1 m1 गुणा y2 का मान है हमारे पास, y2 कितना है? -3 प्लस m2 हमारे पास है 2 गुणा m1 कितना है? m1 है हमारे पास -1 बटे कितना है? 1 + 2, ये है 1 + 2, ठीक है। फिर अगर इसके आगे की बात करें, ये हमारे पास हो जाएगा 2 एकम 2 -2 प्लस का 2 चौकू 8 और बटे 1 और 2 हो जाएगा 3, कॉमा -3 एकम 3 -3 2 एकम 2 और बटे हो जाएगा 2 और 1 3। ये हमारे पास हो जाएगा 6 प्लस का 6 बटे 3 कॉमा माइनस का 5 बटे 3। अब हम लोग काटेंगे 3 एकम 3 3 6, ये हो जाएगा हमारा 2 कामा -5 बटे 3, 2 कामा -5 बटे 3। ये क्या हो गया? ये बिंदु P के निर्देशांक आ गए। बिंदु P के निर्देशांक क्या था? बिंदु P जो है ए बी रेखाखंड को 1:2 के अनुपात में काट रहा था, तो P के निर्देशांक नॉर्मल सा क्वेश्चन है। इसी प्रकार अगर बात करें, क्या
अगर बात करें इसके आगे की, अब देखिए ए बी रेखाखंड, ये हमारे पास बिंदु ए है, ये बी है, ए और बी, ए के निर्देशांक हमारे पास थे 4 -1 और बी के निर्देशांक थे -2 -3। ठीक है, ये ए बी रेखाखंड को बिंदु Q किस अनुपात में काट रहा है? अगर Q की बात करें तो इधर देखिए 1 और 1 दो हिस्सा हो गए और इधर 1, तो ये हमारा काट रहा है 2:1 में। तो अब Q के भी निर्देशांक आसानी से निकल सकते हैं। चूंकि बिंदु Q जो है कहाँ ए बी रेखाखंड को 2:1 में विभाजित कर रहा है, तब Q के निर्देशांक अगर बात करें, बिंदु Q के जो निर्देशांक होंगे, फिर यही फार्मूला लगेगा, फार्मूला आप अपने आप लगाइएगा, m1 h2 plus m2 x1 बटे m1 plus m2 m1 y2 plus m2 y1 बटे m1 plus m2, ये फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। तो बात करें अब हमारे पास क्या आएगा, अब m1 की जगह पे कितना है 2, ये m1 है और ये m2 है और ये तो x1 ही रहेगा, x1 y1, और ये हमारा काम करेगा x2 और y2। ठीक है, तो बात करें m1 h2, तो m1 का मतलब 2 गुणा h2 का मतलब कितना है -2 प्लस m2 का मतलब 1 गुणा m1 का x1 का मतलब कितना है 4 बटे हमारे पास हो जाएगा 2 प्लस 1, फिर m1 का मतलब 2 y2 का मतलब -3 प्लस ये हो जाएगा m2 का मतलब 1 गुणा -1 बटे हो जाएगा 2 प्लस 1। ठीक है, जस्ट अपोजिट हो गया, केवल m1 m2 और कुछ नहीं। तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 माइनस का प्लस का 4 एकम 4 बटे हो जाएगा 2 1 3 2 3 6 और माइनस का 1 एकम 1 बटे हो जाएगा 2 1 3, ये हो जाएगा 4 4 प्लस कैंसिल, ये हो जाएगा ऊपर 0 बटे 3 -7 बटे 3, तो 0 से कितनी भाग दो, ये हो जाएगा 0 -7 बटे 3। ठीक है, तो इस प्रकार प्रश्न संख्या 2 कंप्लीट होता है। इसमें हमें लोगों को क्या निकालना था, बिंदु, इसमें हम लोगों को निकालना था, यानी कि कोई रेखाखंड ए बी है तो उसको समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक हमें निकालने थे। ठीक है, कोई रेखाखंड है तो उसको समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के हमें निर्देशांक निकालने थे, जो कि आपके समक्ष है। किसी बच्चे का कोई भी डाउट हो इससे रिलेटेड तो आप लोग बताइएगा। अब चलते हैं इसके आगे। इसके आगे हमारे पास क्या है, प्रश्न संख्या 3 की अगर बात करें, नॉर्मल से प्रश्न है, इसमें है कुछ नहीं। प्रश्न संख्या 3 की अगर बात करें तो अब इसमें क्या लिखा है इसको समझिएगा। इसमें लिखा है कि आपके स्कूल में खेलकूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD में चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई हैं। ठीक है, चूने से ये 1 मीटर की दूरी पर इन्होंने क्या कर दिया, पंक्तियां बना दी। ठीक है, फिर आगे क्या लिखा है, AD के अनुदेश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं। तो AD पर 1 मीटर की दूरी पर अगर 100 गमले रखे हैं तो AD की कितनी लेंथ हो गई, टोटल 100 मीटर हो गई, क्योंकि 1 मीटर एक गमला रखा गया, ऐसे 100 गमले AD पर रखे हैं तो 100 मीटर की दूरी होगी। क्या रहा है, जैसा कि आकृति 7.12 जो कि तुम्हारे समक्ष है, ये में दर्शाया गया है, निहारिका दूसरी पंक्ति में, निहारिका नाम की लड़की है, वो दूसरी पंक्ति में AD के 1/4 भाग दौड़ती है। तो जो भी AD है उसका 1/4 भाग ये लड़की दूसरी पंक्ति में निहारिका दौड़ती है और वहां एक हरा झंडा लगा देती है, यानी कि 1/4 भाग मान लो यहाँ नहीं पाया, यहाँ इसने जो है अपना एक हरा झंडा लगा दिया। इसके बाद प्रीत 8वीं पंक्ति में AD के 1/5 भाग के बराबर दूरी दौड़ती है और वहां एक लाल झंडा गाड़ देती है। दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या है, ये हमसे पूछा है कि दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या है। पहला प्रश्न तो यही है, दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या है। तो यहाँ पे एक प्रीत लड़की है, ये लाल झंडा लगाती है, निहारिका हरा झंडा लगाती है, दोनों झंडे लगे हुए हैं, इनके बीच की दूरी यानी दो बिंदुओं के बीच की दूरी हमें निकालनी है। आगे कह रहा है, यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी यानी कि बीच पर गाड़ना हो तो उसे अपना झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए।
तो ये प्रश्न है, एक बार देख लीजिए आप। किसी बच्चे का अगर कोई भी डाउट है तो अब हम लोग इसका डाउट आउट करते हुए चलते हैं। जो जो दिया है उसको हम लोग लिख देते हैं। दिया क्या है, ये चूंकि भुजा एडी पर दिया है, भुजा एडी पर परस्पर, भुजा एडी पर परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे हैं। क्या करा है, 100 गमले रखे हैं। ठीक है, भुजा एडी पर परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे हैं। तो टोटल जो डिस्टेंस है ए से डी की वो कितनी हो जाएगी, 100 मीटर। ठीक है, एडी हमें पता लग गया 100 मीटर। अब कह रहा है निहारिका दूसरी पंक्ति में एडी के 1/4 भाग के बराबर दूरी जोड़ती है और वहां पे हरा झंडा गाड़ देती है। तो निहारिका के झंडे की स्थिति देखते हैं। सबसे पहले निहारिका के झंडे की स्थिति जो हमारे पास है वो क्या होगी, निहारिका के झंडे की स्थिति, झंडे की जो स्थिति है वो क्या होगी, स्थिति बराबर निकाल लेते हैं निहारिका के झंडे की स्थिति। क्या कह रहा है, एडी के 1/4 भाग के बराबर दूरी, यानी कि दूसरी पंक्ति में एडी के 1/4 भाग के बराबर दूरी। तो जो इसकी स्थिति है दूसरी पंक्ति में, तो पंक्ति कौन सी है, दूसरी पंक्ति में एडी के 1/4 भाग के बराबर दूरी, 1/4 भाग के बराबर दूरी, ये हमारे पास है किसके, निहारिका के झंडे की स्थिति दूसरी पंक्ति, यानी कि जो इसका भुज होगा, पहले एक्स कोऑर्डिनेट ये हमारे पास कितना 2 और फिर ये एडी का 1/4। तो पहले हम लिखेंगे 2 कामा एडी टोटल हमारे पास कितना है 100 का 1/4, ये हमारे पास हो जाएगा। इसकी स्थिति के निर्देशांक 4 से काटोगे 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, ये हो जाएगा हमारे पास 2,25। ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा निहारिका के झंडे की स्थिति दूसरी पंक्ति में एडी के 100 बटे एडी के कितना, दूसरी पंक्ति में है ये एडी के 1/4 भाग के बराबर दूरी है। ठीक है, फिर दूसरी लड़की है प्रीत। तो प्रीत के झंडे की स्थिति अगर देखें, प्रीत के झंडे की स्थिति, प्रीत के झंडे की अगर स्थिति पता लगाएं, झंडे की स्थिति क्या होगी, प्रीत के झंडे की स्थिति ये क्या है, ये कौन सी पंक्ति में है, 8वीं पंक्ति में, 8वीं पंक्ति में, 8वीं पंक्ति में एडी के 1/5 भाग के बराबर दूरी, 1/5, ये 1/5 लिखा है, नहीं तो फिर बाद में लिखेंगे, 1/5 भाग के बराबर दूरी, के बराबर दूरी। ठीक है, तो अगर बात करें 8वीं पंक्ति, 8वीं का मतलब 8 कामा एडी कितना है 100 का 1/5, 1/5 का मतलब 5 × 5 5 दूनी 10, ये हो गया 8 कामा 20। ठीक है, तो अब बात करें प्रीत के झंडे की स्थिति होगी 8 कामा 20, निहारिका के झंडे की स्थिति होगी 2 कामा 25। आगे हमसे क्या पूछा है, यहाँ पे जो प्रीत झंडा गाड़ती है वो लाल गाड़ती है, तो ये लाल के निर्देशांक हो गए 8 कामा 20। फिर बाद में कहा दोनों झंडों के बीच की दूरी, यानी कि निहारिका के झंडे के बीच की दूरी और प्रीत के झंडे के बीच की दूरी, ये हमें निकालना है। तो अब अगर बात करें तो दोनों के झंडों के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, ये सबसे पहले निकाल लेते हैं, इसको अलग कर लेते हैं। ठीक है, तो थोड़ा साइड में
अब बात करें दोनों झंडों के बीच की दूरी, दोनों झंडों के बीच की दूरी, झंडों के बीच की दूरी, तो बीच की दूरी का फार्मूला इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, क्या होता है अंडर रूट h2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये होता है दोनों झंडों के बीच की दूरी। किसी को x1 y1 मान लो, इसको मान लो x1 y1, तो इसको मान लो x2 और y2। तो हम लोग h2 माइनस x1 करते हैं, तो ये हो जाएगा 8 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 हमारे पास कितना है 20 माइनस 25 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास कितना हो गया 8 में से 2 गया, ये हो गया 6 का स्क्वायर, ये हो गया माइनस 5 का स्क्वायर। तो अगर बात करें 6 का स्क्वायर हो गया 36 माइनस 5 का स्क्वायर हो गया 25, तो 6 और 5 11, 3 2 5 1 6 अंडर रूट 61 मात्रक या इकाई। ये हमारे पास जो बीच की दूरी होगी, दोनों झंडों के बीच की दूरी हो गई अंडर रूट 61 मात्रक। फिर आगे क्या हमसे कह रहा है इसमें सवाल, इसमें अभी आगे भी और चीजें हैं। इसमें क्या कह रहा है इसको समझिए। इसमें कह रहा है, फिर इसमें लिखा है यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी में गाड़ना हो तो उसे अपना झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए। तो एक रश्मि लड़की है, वो एक नीला झंडा लगाना चाहती है इन दोनों झंडों को मिलाने वाली रेखा के ठीक बीच में। तो अब जरा ध्यान से समझिएगा, यानी कि सबसे पहले दोनों झंडों का जो मध्य बिंदु है उसको हम निकाल लेते हैं। तो दोनों झंडों को, चूंकि दोनों झंडों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु के निर्देशांक जो है, मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं x1 प्लस x2 बटे 2 कामा y1 प्लस y2 बटे 2। ये हो जाएगा x1 प्लस x2 बटे 2 कामा y1 प्लस y2 बटे 2। x1 का मतलब हमारे पास कितना है 2, x2 का मतलब है 8, तो 2 प्लस 8 बटे 2 कामा y1 25 प्लस 20 बटे 2, 25 प्लस 20 बटे में हो जाएगा। ये हमारे पास हो जाएगा 8 2 10 बटे 2, 45 बटे 2। ये अगर काटे तो 2 पहले 10, कितना हो गया 5 कामा 45 बटे 2। तो यहाँ से ये स्पष्ट है, स्पष्ट है कि एक जो लड़की है रश्मि, वो 5वीं पंक्ति में 45 बटे 2 मीटर की दूरी पर उसको अपना जो है नीला झंडा गाड़ना चाहिए। बाद में लिखेंगे, स्पष्ट है कि रश्मि को 5वीं पंक्ति में 45 बटे 2 का मतलब 22.5 मीटर की दूरी पर अपना नीला झंडा गाड़ना चाहिए। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं स्पष्ट है कि एक लड़की रश्मि को 5वीं पंक्ति में 45 बटे 2 अर्थात 22.5 मीटर की दूरी पर नीला झंडा गाड़ना चाहिए। ठीक है, तो एक लड़की जो रश्मि है उसको 5वीं पंक्ति में 45 बटे 2 अर्थात 22.5 मीटर की दूरी पर जो है नीला झंडा गाड़ना चाहिए। ये इस प्रकार हमारा प्रश्न संख्या 3 होता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। किसी बच्चे का कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट करिएगा। ठीक है, अब चलते हैं इसके आगे। इसके आगे हमारे पास क्या है, अगला प्रश्न देखते हैं क्या है।
फिर जो संख्या हमारे पास है 4, इसमें क्या लिखा है, बिंदुओं -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। आसान सा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट टाइप का प्रश्न है। प्रश्न संख्या 4, इसमें बात करें बिंदुओं का मतलब है एक ये इस तरफ, एक इस तरफ। तो एक को हमने मान लिया ए का मतलब -3, 10। दूसरे सिरे पर एक बिंदु होगा, इसको हमने मान लिया 6, -8 को मिलाने वाले रेखाखंड को एक बिंदु किस अनुपात में विभाजित करता है। मान लिया ये बिंदु है P, इसके निर्देशांक हमें दे रखे हैं -1, 6। किस अनुपात में काट रहा है, वो हमें अनुपात पूछा है। इस बार हमसे क्या पूछा, अनुपात। तो इम्पोर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है, अनुपात हमें निकालना है। जब भी अनुपात निकालने का आ जाए तो यहाँ पे अनुपात जो मानते हैं उसको मानते हैं K/A। इधर मानते हैं K हिस्सा है, आगे कितना है A। तो हमने मान लिया माना बिंदु, क्योंकि बिंदु दे रखे थे, बिंदुओं तो दे रखे थे, नाम नहीं दे रखा था, तो इसलिए हमने शब्द मान लिया माना बिंदुओं A का मतलब है -3, 10 और B का मतलब है 6, -8 को मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु P का मतलब -1, 6 के अनुपात में विभाजित करता है। फिर से समझ लीजिए क्या है इसमें। हमने ये लिख दिया कि माना बिंदुओं A और B को मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु P का मतलब -1, 6 के अनुपात 1 के अनुपात में विभाजित करता है। तब जो है बिंदु P के निर्देशांक क्या होंगे, बिंदु P के जो निर्देशांक होंगे वो क्या होंगे प्यारे बच्चों। भाई एक फार्मूला है m1x2 प्लस m2x1 बटे m1 प्लस m2 कामा। फिर इसमें कॉमा लगा दिया हमने, क्या है दूसरा आगे, ये होता है m2/1 नहीं, ये होता है m1/2 प्लस m2/1 बटे m1 प्लस m2। ठीक है, लगा लेते हैं। ये बिंदु P के निर्देशांक निकालने के फार्मूला है। बिंदु P का जो निर्देशांक है उसको निकालने का फार्मूला। P का निर्देशांक हमें दिया है यहाँ पे कितना है, -1, 6। अब मान रखते हैं ये इस समय m1 का काम करेगा, ये m2 का काम करेगा, ये x1 y1 का, और ये वाला x2 और y2 का काम करेगा। क्योंकि P के निर्देशांक को दे रखे हैं तो हमें निकालने का सूत्र होता है ये P का निर्देशांक निकालने का होता है। लेकिन अभी P के निर्देशांक हमें दे रखे हैं। m1 हमारे पास कितना है, वो है k गुणा x2 कितना है 6 प्लस m2 का मतलब 1 गुणा x1 का मतलब कितना है -3 बटे k प्लस 1। ठीक है, कॉमा फिर k गुणा 8 माइनस क्यों, ये हो जाएगा 8 k गुणा -8। फिर बात करें इसके आगे, फिर हमारे पास कितना है प्लस 1 गुणा और ये हो जाएगा 10 बटे k प्लस 1। ठीक है, अब समझिए ये है -1, 6, तो ये गुणा करेंगे 6k माइनस का 3 बटे k प्लस 1 माइनस का 8k प्लस 10 एकम 10 बटे k प्लस 1। जब भी अनुपात की बात करें तो यहाँ पे चाहे इसका x निर्देशांक की तुलना कर लो, चाहे इसकी y निर्देशांक की, ऐसा मत करना, दोनों की तुलना करो। अनुपात निकालो, चाहे कोटि से निकाल लो, भुज से निकाल लो, किसी से भी तुलना कर लो। तो यहाँ पे अगर बात करें तो अगर भुज की तुलना करें तो तुलना करने पर हम यहाँ पे लिख देते हैं, किसी को भी तुलना करके बराबर करके मान निकाल लेते हैं। जैसे पहला देखिए -1 बराबर कितना है 6k -3 बटे k प्लस 1। k प्लस 1 की गुणा -1 से करेंगे तो -1 की गुणा k प्लस 1 से करोगे यही आएगा 6k -3। अंदर माइनस की गुणा करेंगे -1 बराबर 6k -3। के वाले एक तरफ, बिना के वाले एक तरफ, 6k इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा तो -k -6k
बराबर -3, ये माइनस का 1 दूसरी तरफ जाएगा प्लस का 1, इधर क्या है ये हो जाएगा माइनस का 60 के बराबर माइनस का 2, माइनस से माइनस कैंसिल, के बराबर अगर बात करें तो ये हो जाएगा 2 के 7। अनुपात की बात करें तो k बटे 1 बराबर 2 बटे 7, अगर अनुपात की बात करें तो k अनुपात 1 बराबर हो जाएगा 2:7, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका हल हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों अगर बात करें तो हमारे पास अगर अनुपात जो है वो कितना अनुपात होगा 2:7, हमसे यही पूछा है कि बिंदुओं ये बिंदु जो हमने माने थे -3, 10 और 6, -8 ए और बी हमने जो माना था, इसको मिलाने वाले रेखाखंड को एक बिंदु -1, 6 के अनुपात में काटेगा 2:7, ये इस प्रश्न का हल है। तो प्यारे बच्चों आज हम लोग आज की लेक्चर में प्रश्नावली 7.2 में प्रश्न संख्या 1 से 4 तक के प्रश्नों को हल कर चुके हैं। अब इसके आगे के हम लोग प्रश्नों को अगले लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, खूब पढ़िए, खूब बढ़िए। और अगर चैनल पे नए हैं तो प्यारे बच्चों सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हमें आपके प्यार की बहुत ज़रूरत है। अब मिलते हैं इसके आगे के लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।